दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी को। आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। आप सबको बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। भगवान नारायण हमारे आराध्य हम सभी को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें, सदैव अपना आशीर्वाद हम सबके सर पर रखें। ऐसी ही शुभेच्छा के साथ चलिए आज का संवाद शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस की मणिपुर यात्रा के। कांग्रेस के अभी तो फिलहाल मैं तो उनको युवराज से ही संबोधित करता हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियोज भी देखे होंगे, तो कांग्रेस के तो युवराज हैं साहब वो तो राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी इस समय मणिपुर प्रवास पर हैं, आज ही गए हैं। और अभी जब मैंने उनकी जो लेटेस्ट न्यूज देखी थी, तो विष्णुपुर के पास कहीं उनके काफिले को रोक दिया गया। अब साहब इसके लिए भी हो हल्ला मचा। शायद है कि देखिए, अगर आपने अगर ध्यान दिया होगा या मीडिया में आपने चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पर देखा होगा, तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ऑल मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा, यूनियन के द्वारा। तो जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी मैं एक लाइन कोट कर देता हूं, पूरा तो पढ़ पाना संभव नहीं होगा। कांग्रेस इन 2012 क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स मणिपुर इज फेसिंग टुडे। मतलब जिसके लिए जो ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो आज की जो कंडीशन है मणिपुर की, उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, यह मणिपुर का ही एक व्यक्ति बोल रहा है, जो कि ऑल मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। तो साहब देखिए, और उन्होंने और भी कुछ बातें उठाई हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सीएम ओकराम इबोबी सिंह को लेकर कुछ बातें कही हैं, और कैसे कुछ एक 3 बिल उन्होंने अब पास किए थे उस समय पे। और एक तरह से अलग कुकी लैंड या नागालैंड कुछ, सॉरी कुकी लैंड कुछ ऐसा करके उन्होंने। अब चूंकि क्या है साहब, देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जो बातें हैं ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी आती नहीं है, उस प्रकार से प्रमुखता से जगह पाती नहीं है। तो क्या होता है कि हम जैसे जो आम जन होते हैं, वे एक्चुअल कंडीशन व्हाट द कॉजेस फॉर ऑल दिस राइट्स एंड व्हाई मणिपुर इज इन दिस स्टेज का हम लोगों को सही से पता नहीं चल पाता है। यह बात तो देखिए हर कोई स्वीकार करेगा। खैर, मैं ये बोलता हूं कि अभी जो मौजूदा परिस्थिति है मणिपुर की, ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को अभी थोड़ा सा अपनी पॉलिटिकल यात्रा, राजनीतिक पर्यटन जिसको पॉलिटिकल एरिना में कहा जाता है, से बचना चाहिए। ठीक है, आप वहां पर शांति का संदेश लेकर गए होंगे, भाईचारा का संदेश लेकर गए होंगे, वह सब एक्सेप्टेड है। परंतु अभी वहां की क्या स्थिति है, क्या वह मायने नहीं रखती? तो क्या राहुल गांधी जी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं से मिलना चाहेंगे, जबकि वे नेता या वे सदस्य कांग्रेस को ही इसका जिम्मेदार बता रहे हैं? प्रश्न बनता है सर, प्रश्न बनता है। खैर साहब, अभी तो आखिरी सूचना मिलने तक राहुल गांधी जी के काफिले को विष्णुपुर के पास कहीं रोक दिया गया है, और जिसके लिए कांग्रेस जन बड़े आक्रामक भी हुए कि नरेंद्र मोदी जी एक तो कुछ तो पहल कर नहीं रहे हैं, और कोई ने पहल की तो उसको भी रोक रहे हैं। तो देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने एक और सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उसमें कांग्रेस भी रही होगी, इसको जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव रहे होंगे, तो उन तक बात तो पहुंची ही होगी कि अमित शाह जी का क्या स्टैंड है, या भाजपा का या भारतीय सरकार का क्या स्टैंड है। तो उन्होंने बात, स्वाभाविक है कि अपने सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी को भी बताई होगी। परंतु राहुल गांधी जी मौके पे चौका मारना नहीं छोड़ना चाहते हैं। शायद इसी की वजह है कि वो मणिपुर के लिए प्रस्थान कर गए। उनकी पहल अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्वागत योग्य है, परंतु थोड़ा सा उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए था। देखिए, राजनीतिक एरिना में और भी राजनीतिक दल हैं,
कोई भी नहीं किया, क्योंकि सबको इस चीज का इंतजार है कि एक बार स्थिति सामान्य हो जाए फिर आप बेशक जाइए, फिर आप वहां पे जो पीड़ित हैं उनसे भी मिलिए और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि वापस नॉर्मलसी आ जाए स्टेट में, वह सब आप कीजिए। परंतु अभी के लिए तो कम से कम थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए जब तक कि स्थिति सामान्य ना हो जाए। और स्थिति सामान्य तभी हो सकती है जब वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वे अपनी ओर से पहल करके, या उनके जो प्रतिनिधि है वे पहल करके शांति की ओर अग्रसर होंगे। बेशक इसमें केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, और वे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी वे कर रहे हैं। जो भी स्टेप लेना चाहिए केंद्र सरकार ले रही है। वे ऐसे अनाथ नहीं छोड़ सकती किसी भी स्टेट को कि वो जलता रहे और वे बैठे रहेंगे। तो राहुल गांधी जी को थोड़ा सा अपनी केंद्र सरकार पर विश्वास करना चाहिए, और अगर उनका मन फिर भी नहीं माने तो एक बार ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन के इस एलिगेशन पर या उनके प्रतिनिधियों से भी मिलकर आना चाहिए। शायद है कि उन तक यह संदेश अवश्य पहुंचेगा। और अब बात करते हैं साहब, हम लोग आ जाते हैं अभी का जो हॉट केक है बाकी दलों के लिए और एक तरह से पॉलिटिकल एरिना में जो राजनेताओं के लिए, वो है साहब समान नागरिक संहिता। मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींचूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी भी हम लोगों ने बात की है। तो अभी कुछ नाम जुड़ गए हैं इसमें, आपको बताया ही था कि ओवैसी साहब ने तो इसको हिंदू सिविल कोड बता दिया है, आम आदमी पार्टी ने इसमें सैद्धांतिक समर्थन दे दिया है। आश्चर्य, उससे भी बड़ा आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि कांग्रेस के ही एक नेता प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से इसका समर्थन कर दिया है। अब देखना दिलचस्प यह रहेगा कि इसका कांग्रेस किस प्रकार से इसका बचाव करती है, या एक पार्टी एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय बोलकर किनारा कर लेती है। यह देखना दिलचस्प रहेगा। और विरोधी शर्मा साहब, ओवैसी साहब के बाद जो दो प्रमुख नाम जुड़े, एक है फारूक अब्दुल्ला साहब। आप वो परिचय के मोहताज नहीं है, फारूक अब्दुल्ला साहब को हर कोई जानता है, कश्मीर जैसे राज्य के वे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे परिवार के मुखिया फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि समान नागरिक संहिता लागू करने में से पहले नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को 1000 बार सोचना पड़ेगा या सोच लेना चाहिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि कोई तूफान आ जाए। ये वही फारूक अब्दुल्ला जी हैं, अगर आप याद करें, कि जिन्होंने यह तक कह डाला था कि जिन्होंने भी मोदी जी को वोट दिया है, 2014 की बात कर रहा हूं मैं, 2014 में जिन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है वे सब के सब जाकर समुद्र में डूब मरे। खैर साहब, चलिए 2014 में वे डूबे तो नहीं जो मतदाता थे मोदी साहब के, 2019 में भी उन्होंने मोदी जी को वोट डाल दिया। और उसके बाद जब 370 की बात आती थी, धारा 370 आर्टिकल 370, तो उसके लिए भी मोदी साहब को ये चैलेंज किया करते थे कि ऐसे एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख मोदी भी आ जाएं तो 370 को छेड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। वे भूल गए थे शायद कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आज धारा 370 कहाँ है? उनको यह चेतावनी या धमकी, आप इसको जो भी समझे, मैंने तो उनका जो कोट था मैंने वही पढ़ा है, यूसीसी पर सरकार को सोचना चाहिए कहीं कोई तूफान ना आ जाए। तो शायद है कि यह तूफान तो अब आकर रहेगा, और मोदी जी तो ने मन बना ही लिया है कि समान नागरिक संहिता जो उनके मैनिफेस्टो का सदैव सा एक अभिन्न अंग रहा है वो पूरा करके रहेंगे। आप राम मंदिर याद कर लीजिए, आप धारा 370 याद कर लीजिए, और उसके बाद समान नागरिक संहिता, तो ये तो साहब लागू होने वाली है। ठीक है, अभी यह एक प्रस्तावना है, और मोदी साहब ने तो पहले भी आशंका जाहिर कर ही दी थी कि इसके लिए
एक तबके को भड़काया जाएगा, उनके मन में डर भरा जाएगा, इसको लेकर बहुत सारी मिथ्स पैदा किए जाएंगे। तो साहब सबसे बेहतर तो यही रहेगा, मेरा संदेश तो बार बार यही रहता है कि एक बार इसका ड्राफ्ट आ जाए, हमारा जो लॉ कमीशन है वह पढ़े। और देखिए लॉ कमीशन में हमारे हम सबसे बहुत अच्छे लॉ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन पर विश्वास करें। जो भी इसके पॉजिटिव्स होंगे, नेगेटिव्स होंगे, वे अध्ययन करेंगे। उसके बाद जब भी वह ड्राफ्ट फाइनल होगा तब वह पटल पर आएगा। पटल पर आएगा, फिर वो दोनों लोकसभा राज्यसभा में पारित होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वह अमल में आएगा। तो उससे पहले इतनी हाय तौबा क्यों मचाना। तो चलिए साहब, अब जैसे मैंने बताया कि ओवैसी साहब ने उसको हिंदू सिविल कोड बता दिया, फारूक अब्दुल्ला जी ने उसको तूफान ना आ जाए करके एक धमकी भी दे दी, चेतावनी भी दे दी। एक और बड़े विवादास्पद नेता हैं, उनका मतलब कोट करना भी इट विल बी वर्थलेस, बट चूंकि उन्होंने बात की कही है तो वो भी रख रहा हूं मैं कि साहब समान नागरिक संहिता आए या कुछ भी आए, हम तो बात मानेंगे अपने धर्मगुरुओं की। धर्मगुरुओं से उनका मतलब होगा शायद है कि वो मौलवी और मौलानों की बात कर रहे होंगे, हम तो सिर्फ उनकी ही बात मानेंगे। तो साहब अभी तो ड्राफ्ट भी नहीं आया है और उसके पहले ही यह सब शुरू हो गया है। खैर साहब, जब आएगा तब आएगा, तब तक तो शांति बनाकर रखिए। आम जन की आप नेताओं से बस इतनी ही आशा है, यही हम आप सबसे अपेक्षा रखते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं साहब अभी की जो कांग्रेस की जो चुनावी तैयारी चल रही है, जिसके लिए आपको तारीफ करनी पड़ेगी कांग्रेस की। अभी कल की डेट में छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, जो उनके स्वास्थ्य मंत्री होते हैं श्री टी.एस. सिंहदेव, उनको उन्होंने एलिवेट करके डिप्टी सीएम बना दिया। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये वे वही टी.एस. सिंहदेव जी हैं जिनके लिए ऐसा पब्लिक डोमेन में था कि 2.5 साल जब कांग्रेस की सरकार आई थी, रमन सरकार को अपदस्थ करके, कि 2.5 साल बघेल साहब रहेंगे सीएम और 2.5 साल सिंहदेव साहब रहेंगे। तो बाद में समीकरण बदले और कैसे क्या हुआ वो तो पता नहीं है, बट ये जरूर है कि फिर सिंहदेव साहब स्वास्थ्य मंत्री ही रह गए, उन्हें सीएम बनने का अवसर न मिल पाया। तो शायद है कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के मानस में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बसते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में जब कमलनाथ जी की सरकार थी और उन्होंने अगर सामान्य भाषा में कहा जाए कि खेल कर दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और अपने समर्थकों के साथ जाके भाजपा ज्वाइन की थी, और तब से लेकर अभी तक शिवराज मामा जी की सरकार जिस प्रकार से चली बगैर किसी धक्का मुक्की के, तो उनको और कोई दूसरा अब ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद है कि मंजूर नहीं होगा कांग्रेस को। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब डैमेज हो उसके पहले ही कंट्रोल कर लो, तो सिंहदेव साहब को उन्होंने डिप्टी सीएम से अलंकृत कर दिया। फिर वहीं एक आदिवासी नेता भी हैं श्री नंद कुमार साय जी, उनको भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करके। तो यह आप देखिए, एक तरफ जब दूसरे दल बाकी सब अपने अभी सिर्फ शायद ही कि वे अपने सोच विचार की प्रक्रिया में हैं, नीति रणनीति बनाने के लेवल तक पहुंचे हैं, कांग्रेस ने अपने सभी मतलब दूरदर्शिता दिखाते हुए अभी से अपने सभी कह लीजिए मोहरे सही से फिट करने शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज के लिए तो कांग्रेस की तारीफ की जानी चाहिए। और यस, राजस्थान में भी सचिन पायलट जी को मनाने की प्रक्रिया चालू है, क्योंकि एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का उदय होना कांग्रेस के लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। तो इस बात के लिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस आक्रामक शैली से अपने आगामी चुनावों को ले रही है, शायद है कि भाजपा और बाकी दल भी सीख लेंगे और
अपनी नीति रणनीति खास तौर पे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए साहब, अभी के लिए तो इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और यस, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो साहब सब्सक्राइब और ऑल का नोटिफिकेशन का बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।